Hello boys and girls, good morning and welcome to our online classes by Sacred Heart School, Mohammadabad. Today I am here with the second video from the first chapter of class 11th Economics, Macroeconomics. Today's topic is Central Problem of Economy. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले वीडियो के बारे में थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा in which we studied that the resources which are really very scarce रिसोर्सेज हमारे पास हमारी इकोनॉमी में स्केर्स हैं यानी लिमिटेड हैं एंड द वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, तो इस कंडीशन की वजह से रिसोर्सेज बहुत कम है, वांट्स ख़त्म नहीं होती हैं। तो जब आपके पास रिसोर्सेज कम होते हैं और ज़रूरतें अनलिमिटेड होती हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइज होती है, द प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड एज चॉइस, चूज करने का कि वेयर टू यूज द रिसोर्सेज। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में चॉइस की प्रॉब्लम हमारे पास अराइज होती है जो आगे चल करके हमें सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करने में हेल्प करती है। तो मूविंग टू द टुडेज टॉपिक दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस गिव्स यू थ्री काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट इज what to produce, means with the given resources what we can produce for the economy. After that, when we decide what to produce, there is a problem of how to produce, यानी ये तो मालूम चल गया कि प्रोड्यूस करना क्या है, तो सेकंड प्रॉब्लम अब क्या आती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद कैसे प्रोड्यूस करना है। एंड आफ्टर दैट द लास्ट थर्ड दैट इज फॉर whom to produce, यानी किसके लिए, who is going to share it, who is going to be benefited with this production। तो ये हमारे पास तीन तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, what, how and whom। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। इज इट क्लियर? सो वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इंडिविजुअली। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है, फिर हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता है और फिर होम टू प्रोड्यूस क्या होता है। सो फर्स्ट वन, व्हाट टू प्रोड्यूस। एज रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स लॉट ऑफ वे, रिसोर्सेज को हम बहुत दिशाओं में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम आता है कि क्या प्रोड्यूस करना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि किस तरीके के गुड्स, किस तरीके की सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर गुड्स की बात करें तो फिर गुड्स भी आपके अलग तरीके से आपके जाते हैं। गुड्स आपके कंज्यूमर गुड हो जाता है ना, आपके पास कैपिटल गुड भी हो जाता है। तो और हम बात करें कि क्या हमें अपने प्रोडक्शन पर्पस में हमें कंज्यूमर्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस करना है या कैपिटल गुड प्रोड्यूस करना है, या फिर हमें डिफेंस गुड प्रोड्यूस करना है। डिफेंस का मतलब जो हमारी आर्मरीज होती हैं उसके लिए। तो बहुत सारे ऑप्शन है, ये तो बस थोड़े से ऑप्शंस हैं कि उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल लोगों के कंजम्पशन के लिए होगा, उस रिसोर्स का इस्तेमाल बिजनेस को और एक्सटेंड करने के लिए यानी कैपिटल गुड के लिए होगा, या हमारे डिफेंस के लिए होगा, डेफिनेटली जो हमारे नेशन को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो एक छोटा एग्जाम्पल हम लेंगे, आयरन लोहा। तो लोहे का इस्तेमाल जो है वो आपके घरों में भी हो रहा है, लोहे से बने हुए आपके बहुत सारे इक्विपमेंट आप घर में यूज़ कर रहे हैं। लोहे से बने हुए आपके सारी गाड़ियाँ होती हैं, जेसीबीज होती हैं, मशीनरीज होती हैं, तो आपके कैपिटल गुड हो जाता है। उसी लोहे से आपके डिफेंस गुड्स भी बनाए जाते हैं, चाहे वो आपके टैंक्स हो जाएं, चाहे मिसाइल्स हो जाएं, तो कहीं ना कहीं उनका इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक विद दिस एग्जांपल ऑफ आयरन you may understand how a resource can be used as a consumer good, capital good or defense good. So what is the problem? Problem is resource तो सीमित है ना, resource is limited। तो हमारे गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना होता है कि हमारे उस रिसोर्स का इस्तेमाल कंज्यूमर गुड के लिए होगा, डिफेंस गुड के लिए होगा, कैपिटल गुड के लिए होगा, किस चीज के लिए होगा, है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट टू बी प्रोड्यूस्ड, इस तरह की समस्या आती है कि क्या प्रोड्यूस करना है। इज इट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वंस वी डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब हमें कंज्यूमर गुड में कितना प्रोड्यूस लगाना है अपने रिसोर्स को, कैपिटल गुड के लिए कितना लगाना है, तो हमने डिसाइड कर लिया
कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है. सो वी गॉट द आंसर व्हाट टू प्रोड्यूस. आफ्टर दैट द सेकंड क्वेश्चन अराइजेस, दैट इज हाउ टू प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस बहुत सिंपल सा है. आफ्टर डिसाइडिंग द टाइप ऑफ गुड वी वांट टू प्रोड्यूस, देयर इज द इशू ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस. उसे प्रोड्यूस कैसे करेंगे. तो इन इकोनॉमिक्स वी हैव टू टेक्निक्स फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स. ठीक है, एक होता है आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. इंटेंसिव, ठीक है, और कैपिटल इंटेंसिव. बहुत सिंपल सा पॉइंट है. लेबर इंटेंसिव वो सिचुएशन होती है जहां पे लेबर का इस्तेमाल मशीन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है. मींस लेबर आर यूज ग्रेटर देन मशीनरी फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और द गुड्स एंड सर्विसेज. तो उस सिचुएशन को बोलेंगे कि लेबर इंटेंसिव यूज किया जा रहा है, यानी कि मजदूरों का इस्तेमाल, ह्यूमन पावर का इस्तेमाल, ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल ज्यादा होगा एंड लेस डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी, मशीनरी. वो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक. दूसरा टेक्निक होता है कैपिटल इंटेंसिव, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, वेयर इट मींस मशीनरी इज यूज्ड ग्रेटर देन लेबर. जहां पे मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा है और आपके एम्प्लॉयज़ का, ह्यूमन रिसोर्स का, लेबर का यूज़ कम होगा, यानी कि मशीनों से सारा काम होता होगा. थोड़े बहुत टेक्निकल काम आपके जो हैं, जो टेक्निकल काम है वो आपके लेबर के द्वारा कराए जाते होंगे. तो हेयर वी आर हैविंग टू काइंड ऑफ techniques which can be used by the producer to produce his goods, labor intensive and capital intensive. Labor intensive means use of labor in comparison to machinery is greater, and in capital intensive there is use of machinery is more than labor. क्लियर है. तो इनका यूज कभी कभी हो सकता है, जैसे कि अभी हम थोड़ा सा फायदा और नुकसान अगर देखें तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज क्वाइट हाई, यानी इसका जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं ये बहुत खर्चीला होता है, लाइफ टाइम आपको इनको सैलरी देनी पड़ती रहेगी. बट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की अगर बात करें तो इट इज इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल मतलब क्या है, चीप है, सस्ता है. आप सोच रहे हैं सर मशीनरी बहुत महंगी आती है, तो बच्चे प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि एट ए टाइम कितना पैसा लग रहा, हम बात कर रहे हैं कि उस मशीन से हम जब तक यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मशीन आपको सस्ती पड़ेगी और मजदूर जो होंगे, एम्प्लॉयज जो होंगे वो महंगे होंगे, क्योंकि आपको हर महीने उनको सैलरी देनी होता है. इज इट क्लियर. दूसरा पॉइंट आता है ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड. तो यस, फॉर यूजिंग लेबर एट द टाइम आपको ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन मशीन की अगर बात करें तो मशीन आपको तुरंत खरीदनी पड़ेगी, तो एट टाइम आपका एक समय पे बहुत बड़ा अमाउंट लग जाता है. तो ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. क्लियर है. उसके बाद बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूसली काम करने की. तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीन ज़्यादा यूज हो रही हैं, तो मशीन आपके ह्यूमन के कंपैरिजन में ज़्यादा लंबे समय तक परफॉर्म कर सकती हैं बिना रुके. एम्प्लॉय थक भी जाता है लेकिन मशीन नहीं थकती हैं, वो काम करती रहती हैं. तो इस वे में देखा जाए तो मशीन इज मोर यूजफुल इन कंपैरिजन टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक. दूसरी बात आती है कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट. तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है एम्प्लॉयमेंट देती है और अनएम्प्लॉयमेंट कम करती है, क्योंकि रोजगार लोगों को मिल रहा है. लेकिन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है और एम्प्लॉयमेंट कम कर देती है. आ गया समझ में. बिकॉज एक मशीन जो है कई 10-10, 15-15 एम्प्लॉयज़ के बराबर का काम अकेले कर लेती है, तो उससे बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ रही होती है. तो दिस वाज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. द मेथड विच वी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, वी हैव ओनली टू मेथड्स. फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक where labor are used in more in comparison to machinery. Second one is capital intensive technique where machinery are used in more in comparison to the labor and laborers and employees. Is it clear? I hope कि आपको ये second issue clear हो गया होगा. Moving to the third one means after deciding what to produce, after deciding how to produce, the third question arises, that is for whom to produce. For whom to produce.
जिसका मतलब होता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं आपके पास जो फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ओवरऑल हम बात करें जब होम टू प्रोड्यूस की बात करेंगे तो हम मेन जो चीज आती है आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हम इनकम की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी कि हमारा जो इनकम होगा उस सामान को बेचने के बाद वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो आपके पास जो फैक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि द फैक्टर्स विच वी यूज, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो वंस अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस द गुड्स एंड रिसीव्स द रेवेन्यू फॉर दैट, तो वो उस इनकम को कैसे डिवाइड करता है, जिन लोगों ने अपनी लैंड दी है उनके बदले में उनको देगा रेंट, जिन लोगों ने एज ए लेबर उनके यहाँ काम किया है उनको देगा वेजेस, जिन्होंने पूंजी लगाई है उनको मिलेगा इंटरेस्ट, एंड दोज हु आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस दे विल रिसीव द प्रॉफिट्स। तो इस 4 वे में हमारा इनकम जो होता है यानी प्रोड्यूसर की जो रेवेन्यू होती है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो मेन मुद्दा आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट तो ठीक है कर देंगे, लेकिन जो मेन चीज आती है वो आती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है कि सभी लोगों को बराबर का हिस्सा उन लोगों को दे दिया जाए, ठीक है। तो बराबर का हिस्सा जब आप देते हैं व्हेन वी फॉलो द इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो सोसाइटी में क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हैं कि इक्वालिटी आती है, वेलफेयर होता है समाज का, क्योंकि सभी को उनके मेहनत का पैसा मिला है और बराबर मिला है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनइक्वालिटी की, ठीक है, तो एक हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इक्वालिटी से आपकी सोसाइटी में वेलफेयर होगा उसका, लेकिन जब अनइक्वल की बात करेंगे तो अनइक्वल जो है वो वेलफेयर तो नहीं देती है, लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी सबके किसी के पास पैसा बहुत ज़्यादा चला गया, किसी के पास कम गया, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इट लीड्स टू इंक्रीज इन सेविंग एंड हेंस इट लीड्स टू द ग्रोथ, ठीक है। अब इसी पे रीजन क्या है, जब इक्वल सबको देंगे तो सभी लोगों पर बराबर बराबर गया तो ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं जाता लोगों के बीच में, उनके बीच में क्या है, एक इक्वलिटी रहती है, डेफिनेटली सोसाइटी में कल्याण हो रहा है, समाज का वेलफेयर हो रहा है, बट इन्वेस्टमेंट सेविंग नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि एक्चुअल जो आपकी कंट्री का जो इन्वेस्टमेंट पार्ट होता है ना, वो एक कॉमन मैन के हाथों से नहीं जाता है, वो आपके रिचर सेक्शन, जो अमीर सेक्शन है आपका, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उनके थ्रू सेविंग की जाती हैं। आप खुद सोचिए अपने घर में, आप अपने पेरेंट्स को देख रहे होंगे कि उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, कुछ ज़्यादा नहीं किया होगा। लेकिन जब बात करते हैं बिजनेसमैन की, ऑनर्स की, प्रोड्यूसर्स की, तो उन लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट कहीं 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 ज़्यादा है। तो जब आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करेंगे, इट विल लीड टू सोशल वर्च्यू, सामाजिक भलाई के लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो ऐसी कंडीशन में इट विल लीड टू हायर इन्वेस्टमेंट, इट विल लीड टू हायर सेविंग एंड डेफिनेटली इट विल लीड टू हायर ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इन्वेस्टमेंट से आपकी इकोनॉमी की बढ़ोतरी यानी ग्रोथ होती है। इज इट क्लियर? तो दीज वर द ऑल 3 problems, central problems of economy, central problem of economy, how to produce, what to produce, how to produce and for whom to produce. Is it clear? I hope कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. You can read out your books, the text and the PDF if you have. Take the screenshot, it will help you in making the notes. So this was the end of the video. I will be back with the next video very soon. Till that, just prepare your notes and keep on studying. Till that, just give your hard work. Goodbye.